Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Abdul Rafi here again, and this is the part 3 of the chapter Gold and Alloys for Noble Metals. And today we are going to start with zinc as an scavenger. That how zinc act as an scavenger. So, firstly it is present to a concentration of about 1% in most of the alloys. ठीक है, 1% अवेलेबल होता है मोस्ट ऑफ द alloys में. और ये भी बात आपने याद रखनी है कि जिंक सारे ही मेटल्स में मोस्ट केमिकली रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट केमिकली रिएक्टिव ऑफ ऑल मेटल्स. ठीक है, तो इससे होता क्या है, जब भी आपने जिंक 1% किसी भी एलॉय में मिक्स कर दिया, ठीक है, तो जिंक हाईली रिएक्टिव होने की वजह से बाकी मेटल्स जो होते हैं एलॉयज़ में उनसे पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है एट हाई टेम्परेचर्स. जब बाकी मेटल से पहले एट हाई टेम्परेचर ऑक्सीडाइज जिंक हो जाता है तो क्या होता है कि जिंक ऑक्साइड स्लैग बनता है. ठीक है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है वो. ठीक है, उसकी फ़ायदा क्या है, उसका रिज़ल्ट क्या है कि वो कोरोजन डिक्रीज़ करवाता है. कैसे? जब जिंक ने अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा दिया तो एलॉय में बाकी जितने मेटल्स थे वो ऑक्सीडाइज होने से बच गए और वो कोरोजन उनमें कोरोजन रेजिस्टेंस आ गई. ठीक है, लेकिन जिंक ने ऊपर क्या बना लिया, जिंक ऑक्साइड लेयर, जिसकी वजह से कोरोजन डिक्रीज होती है या प्रिवेंट होती है. Now we are going to discuss about type 1 gold alloy which we have had, but now in detail and as well as its characteristics. First of all, type 1 gold alloy is relatively soft. जाहिर सी बात है, जब उसमें प्योर गोल्ड कंटेंट मैक्सिमम है 100% है तो सॉफ्ट होगा आपका टाइप 1 गोल्ड एलॉय. ठीक है, अब इसके यूजेस क्या हैं कि यूज़ होता है फॉर इनलेस, वो भी ऐसे इनलेस जो कि वेल सपोर्टेड हों बाय टच सब्सटेंस. ऐसा नहीं हो कि बहुत सारी वॉल्स गायब हों आपकी, ठीक है, और आप टाइप 1 एलॉय यूज़ कर रहे हो. उसमें क्या होगा कि हाई स्ट्रेसेस आएंगी और आपका इनले फेल हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे इनलेज में यूज़ होता है जो कि वेल सपोर्टेड हों टच सब्सटेंस से and which do not have to resist large masticating forces, जो मैंने पहले बताया. अब ये रिलेटिवली सॉफ्ट है क्यों? क्योंकि इसमें प्योर गोल्ड कंटेंट ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो भी चीज़ सॉफ्ट होती है यानी जिसकी भी, तो उसकी अल्टीमेटली डक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, डक्टिलिटी ज़्यादा होगी. जब डक्टिलिटी ज़्यादा होगी तो दैट एलॉय कैन बी बर्निश वेरी इजीली. ठीक है, अब बर्निशिंग क्या है और क्या इसके एडवांटेजेस हैं. बर्निशिंग, अ प्रोसेस विच इम्प्रूव्स द मार्जिनल फिट ऑफ इनले एंड इंक्रीज सरफेस हार्डनेस. दो चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी हैं. क्या एडवांटेजेस है? मार्जिनल फिट इम्प्रूव करता है और दूसरा सरफेस हार्डनेस इंक्रीज़ करता है. ठीक है, जिस तरीके से अमेलगम को आप कैविटी में बर्निश करते हो, सेम वे आप गोल्ड एलॉयज़ को कैविटी में बर्निश करते थे. नाउ टाइप 2 गोल्ड एलॉय. ठीक है, ये मोस्ट वाइडली यूज़ होता है फॉर इनलेस. ठीक है, एमसीक्यू आता है. इसके अलावा इट हैज़ सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ दैन टाइप 1. ऑब्वियसली सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों हैं? क्योंकि मैंने बताया था टाइप 1 से टाइप 4 की तरफ आप आ रहे हो तो गोल्ड कंटेंट डिक्रीज़ होता है और दूसरे मेटल्स का कंटेंट इंक्रीज़ होता रहता है, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे अफेक्ट लाते हैं. ठीक है, सो इट हैज़ सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ दैन टाइप 1 एंड लेस डक्टिलिटी दैन टाइप 1 फॉर द सेम रीज़न कि जब सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी कि ज़्यादा हार्ड होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा टफ होगा, इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली डक्टिलिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप 3 हार्ड एलॉयज़. अब इसके नाम में ही हार्ड है. अच्छा जी, कहाँ यूज़ होते हैं? यूज़ वेयर ओपोजिंग स्ट्रेसेस आर लाइकली टू बी हाई. ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट टू टाइप 1. टाइप 1 वहाँ यूज़ हो रहे थे जहाँ पे अपोजिट फोर्सेस हाई ना हों, और टाइप 3 क्योंकि हार्ड एलॉयज़ हैं इसलिए इन्हें वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर स्ट्रेसेस हाई हों. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल क्राउन्स. अब क्राउन पूरे तो स्ट्रक्चर को पूरे तो उसको कवर करता है, ऑलमोस्ट पूरा ये आर्टिफिशियल क्राउन ही होता है. ठीक है, तो सारे का सारा लोड आना होता है, तो दैट्स वाई इट कैन बी यूज इन क्राउन्स. ठीक है, इट कैन बी यूज इन इनलेज. अब कौन से वाले इनलेज? जो कि वेल सपोर्टेड ना हो तो द स्ट्रक्चर से. ठीक है, इनलेज की मैंने डेफिनेशन पार्ट 1 में बताई है, मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप वापसी देख लेगा.
नंबर 3, क्लास 2 कैविटीज़। क्लास 2 कैविटीज़ में ऑब्वियसली वॉल्स कम होती हैं, ठीक है, और ऐसे एलॉयज़ चाहिए होते हैं जो कि अपोजिंग स्ट्रेस से ज़्यादा अच्छे से बेयर कर सकें। अब नंबर 3 पे आ जाएं कि टाइप 3 एलॉयज़ में कॉपर कंटेंट ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? 8% होता है। जब कॉपर कंटेंट 8% होता है और इसे हीट ट्रीटेड किया जाता है एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 10 मिनट्स, वापसी टाइप 3 एलॉयज़ में कॉपर कंटेंट ज़्यादा होता है। कितना? 8%। जब उसे हीट ट्रीटेड किया जाता है एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स, तो कॉपर ऑक्साइड लेयर बनती है। जैसे कि पीछे जिंक ऑक्साइड लेयर बन रही थी, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड लेयर बन रही है फॉर द सेम पर्पस। नीचे आ जाए जी। अब ये क्राउन्स हो रहे हैं, ठीक है, इनलेज हो रहे हैं या जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, तो आपने बॉन्ड तो करना है ना क्राउन, ठीक है। आप बॉन्ड कैसे करोगे टाइप 3 हार्ड एलॉयज़ को? तो केमिकली एक्टिव एडेसिव ल्यूटिंग रेजिन्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है, और जो आपका मैकेनिकल रिटेंशन है वो यूज़ नहीं होती। केमिकली एक्टिव एडेसिव ल्यूटिंग रेजिन्स कैन देन बी यूज टू बॉन्ड सच स्ट्रक्चर्स टू टिश्यू, ठीक है, रादर देन रिलाइंग अपॉन मैकेनिकल रिटेंशन, ठीक है जी। एक और चीज़ इसमें एडेड है जिसकी वजह से इसे एडवांटेज है, वो क्या कि इसमें हाई प्लेटिनम एंड पैलेडियम कंटेंट होता है। मैंने बताया था कोई भी चीज़ जितनी भी प्योर होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना एग्जैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसमें इम्प्योरिटीज़ या तो दूसरे मेटल्स एलॉयज़ कुछ भी ऐड करते रहो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है और मोस्टली इंक्रीज ही होता है। तो जब आपने प्लेटिनम एंड पैलेडियम इनकॉपरेट कर दिया टाइप 3 एलॉय में, तो क्या होता है उसका रिजल्ट कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया तो उससे बेनिफिट क्या आ रहा है? इट इज़ बेनिफिशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंपोनेंट्स फॉर ब्रिजेस विच आर जॉइंड बाय सोल्डरिंग, ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा हार्ड हो गया है आपका एलॉय, ठीक है, और ज़्यादा उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट बढ़ गई है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया है, तो आप हायर टेम्परेचर्स पे लेके जाओगे जब जाके वो मेल्ट होगा, उससे पहले पहले वो मेल्ट नहीं होगा। Now, type 4 gold alloys. First of all, I like to share that they are also referred to as partial denture casting alloys. ठीक है, क्यों? Because they are used for constructing components of partial dentures. यानी ये alloys इतने hard हैं, इतने tough हैं, इतनी इनकी proportional limit sufficient और अच्छी है कि जो partial denture के components होते हैं, constructing components, for example major connector, minor connectors and all, ठीक है, उन पर जो स्ट्रेसेस आती हैं वो ये बेयर कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट दे हैव सफिशिएंट प्रोपोर्शनल लिमिट टू रेजिस्ट डिस्टॉर्शन। ऑब्वियसली जैसे जैसे गोल्ड कंटेंट डिक्रीज़ हो रहा है और अदर मेटल कंटेंट इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रोपोर्शनल लिमिट भी इंक्रीज़ होगी। यानी प्रोपोर्शनल लिमिट इंक्रीज़ होने का मतलब ये होता है कि वो मेटल, वो मटीरियल, कोई सा भी मटीरियल है जिसकी प्रोपोर्शनल लिमिट ज़्यादा है तो उसमें परमानेंट डिस्टॉर्शन या परमानेंट डिफॉर्मेशन देर से आती है, ठीक है। यानी वो रिजिड होता है, वो हार्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है, ठीक है। अब जो भी चीज़ रिजिड होती है उसका ताल्लुक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से। जितनी ज़्यादा रिजिड उतना लो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। Now we will talk about the biocompatibility of gold. Blood levels of gold are correlated with amounts of dental gold and with incidence of gold allergy, ठीक है। कोरिलेट किए ब्लड लेवल्स किसके लेवल से? डेंटल गोल्ड के लेवल से, और गोल्ड एलर्जी इंसिडेंस में पाई गई है। इसके अलावा पैलेडियम कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस एंड निकल एलर्जी रिलेट्स विद पैलेडियम एलर्जी। इसका मतलब ये है कि जो लोग निकल से एलर्जिक हैं उनमें पैलेडियम भी एलर्जिक रिएक्शंस करवा सकता है। Lastly, it is a golden point and only for type 3 and type 4 hard and extra hard alloys of gold that they can be अच्छा क्या है कि दे कैन बी फर्दर हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट्स। मैंने मेटल एनालॉयज़ में हीट ट्रीटमेंट्स बताया। जब भी हीट ट्रीटमेंट्स बनती हैं तो मेटालिक स्ट्रक्चर चेंज होता है और वो फर्दर हार्डन हो जाता है क्योंकि डिसलोकेशंस प्रिवेंट करती हैं। So this is all for today's lecture. I hope you understand it. I hope it helps. Please do share your thoughts in comments. It really boosts up my confidence कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा. Other than that, like, share and subscribe to my channel and share the video to your friends if you find it helpful. Thank you so much.